दोस्तों, दिस इज़ मंजू कुमारी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगिनिंग फॉर लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं साइंस जो सब्जेक्ट है वो डिस्कस करेंगे और क्लास होगी हमारी 10th क्लास। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जो हमारी 10th क्लास है उसका साइंस सब्जेक्ट जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, तो आज हम पहला चैप्टर करेंगे। ठीक है, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, यानी केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, अगर हम अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा सोचे समझे ना, तो हर तरफ रासायनिक क्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे दूध का एग्जांपल देते हैं ना। अगर आप गर्मियों में, अभी सर्दियों में भी ज़्यादा टाइम तक करेंगे तो हम दूध को फ्रिज में नहीं रखते हैं ना, हम बाहर रख दे दूध को गर्मियों में स्पेशली, तो क्या होएगा, दूध में केमिकल रिएक्शन होएगा और वो फट जाएगा, है ना। फट जाता है, जिससे फिर बाद में लोग अपना कुछ बना लेते हैं, पनीर वगैरह ये सब, है ना। तो गर्मियों में दूध भी फट जाता है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ना। तो गर्मियों में दूध का फटना, ठीक है, दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। और देखो, और अपने आसपास केमिकल रिएक्शन देखो आप, जैसे आप खाना पकाते हो, है ना, खाना पकाना भी, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप खाना पकाते हो, है ना, तो क्या करते हो, सब्जियां जो काटी, फिर उसको गैस चूल्हे पे या जो भी नॉर्मल वैसे जो हमारा चूल्हा होता है उस पर रखते हो, देन फिर वो उसमें हीट आती है, देन उसके बाद अंदर उसमें ऐसी गर्मी से उसमें रिएक्शन आते हैं, खाना पक जाता है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब चारों तरफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम देखें तो अभी हमारे पेट में खाना पचता है, ठीक है, जैसे खाना पचना, तो उसमें भी तो केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पेट में कुछ ऐसे खाना पचाने के लिए कुछ एसिड्स होते हैं जो खाने को इस तरह से मतलब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दूसरी एनर्जी वगैरह में। ठीक है, तो उधर अंदर भी केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं हमारे पेट में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो चारों तरफ केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। चाय बनाना, उधर भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें सारी चीज़ें डालो, हीट दो, देन सारा चाय उबल, मतलब सब कुछ चीज़ें, चाय पत्ती सब कुछ मिलकर एक अलग ही फॉर्म जो है वो ले लेती है। तो सबसे पहले हम तो यही समझना है कि चारों तरफ केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर जगह आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हमने एक और बात इसमें करनी है कि देखो, ये तो जस्ट मैं अभी समझा रही हूँ, आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि केमिकल रिएक्शन होते क्या, अभी हम इसको समझेंगे। केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो उस पर दो चीज़ें बहुत ही जरूरी याद रखने वाली होती हैं। एक तो है केमिकल रिएक्शन के बाद, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद कोई भी जो पदार्थ होता है, ठीक है, यानी कोई भी अपनी कोई चीज़ होती है, पदार्थ है, उसकी दो चीज़ों में जो है वो चेंज आता है। ठीक है, पदार्थ में परिवर्तन लिख देती हूँ मैं। ठीक है, पदार्थ में परिवर्तन, क्या परिवर्तन आएगा, दो परिवर्तन जो है वो मेनली आते हैं, यानी परिवर्तन को चेंज कहते हैं। ठीक है, दो चेंज आएंगे। एक तो आएगा उसकी प्रकृति में, ठीक है, प्रकृति यानी उसके नेचर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा चेंज होएगा वो उसकी पहचान में आएगा। ठीक है, पहचान या उसकी आइडेंटिटी जो है वो अब बदल जाएगी केमिकल रिएक्शन के बाद। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कोई होएगी, किसी भी पदार्थ के साथ में हो रही है, तो उसमें पदार्थ में दो चेंज आ जाएंगे, दो परिवर्तन। एक तो उसका नेचर, प्रकृति बदल जाएगी, दूसरी उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी केमिकल रिएक्शन के बाद। केमिकल रिएक्शन से पहले वो कुछ और था और केमिकल रिएक्शन के बाद वो कुछ और हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। अब दूध है, ठीक है, दूध अभी केमिकल रिएक्शन से पहले दूध जो था वो एक, उसका कलर वाइट था, है ना, और लिक्विड फॉर्म में था, है ना, तरल उसमें था, तरल में था, रंग उसका जो है वो सफ़ेद था, ये उसकी पहले क्वालिटीज़ थी, है ना। लेकिन जब दूध फट गया, हमने उसको गर्मी में ऐसे बाहर छोड़ दिया, फ्रिज में नहीं रखा, तो उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि उस पदार्थ की जो है वो नेचर और पहचान दोनों बदल गई। कैसे, देखो, पहले तरल में था, फटने के बाद क्या हुआ, वो थोड़ा ठोस में आ गया, क्योंकि पनीर वगैरह बन जाता है फटने के बाद। तो अगर आप देखो, पनीर जैसे शेप हो जाती है उसकी, है ना, जैसे पनीर होता है वैसा हो जाता है। तो अब देखो, थोड़ा सा तरल से जो हम कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा ठोस में आ गया वो, है ना। कलर में, चलो देखो, हर जगह केमिकल रिएक्शन के बाद कलर में चेंज हो ना हो, तो अलग अलग चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहले जो कलर, दूध का कलर वाइट था, तो इस अभी भी दूध का जो पनीर है उसका कलर वाइट ही है, तो जरूर नहीं कि कलर में चेंज ही आए, बट
जो है नेचर और पहचान में, देखो पहले वो चीज़ उसकी क्या नेचर था, तरल था, वो सफ़ेद था, अब क्या है वो ठोस बन गया है। पहचान क्या थी, पहले उसकी पहचान दूध की तरह थी, है ना, अब उसकी पहचान क्या हो गया, अब उसकी पहचान पनीर बन गई है। तो इस तरह से देखो प्रकृति में भी चेंज आया कि तरल से ठोस बन गया, पहचान में भी चेंज आया, पहले हम उसे दूध कह रहे थे, अब उसकी पहचान पनीर है फटने के बाद। तो ये आपने याद रखना है कि इन चीज़ों में जो है वो परिवर्तन आता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर किसी चीज़ के साथ में होता है, किसी वस्तु के साथ में, किसी पदार्थ के साथ में, तो ये दो चेंज उसमें आते हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे एक और बात, केमिकल रिएक्शन का मीनिंग, डेफिनेशन जो भी है बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी की चीज़ के साथ में जो है वो केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो मेनली कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं जिनमें बदलाव होते हैं वो मैं बताती हूँ मेनली, ठीक है। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक परिवर्तन के बाद क्या क्या उसमें बदलाव आते हैं किसी भी पदार्थ में, ठीक है। जो अभी दो तो मैंने आपको बताए थे और अभी मैं बताती हूँ। रासायनिक अभिक्रियाएं यानी रिएक्शंस, ठीक है। उनके बाद परिवर्तन, ठीक है। मेनली जो आप जहाँ से आप पहचान सकते हो, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि किसी चीज़ में कोई केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है, उसको पहचानने के लिए आपके मेन चीज़ें हैं। एक तो आप जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको भी समझाया है ना, अवस्था यानी स्टेट में, ठीक है। जैसे अभी दूध के साथ में अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, पहले वो तरल पदार्थ था लेकिन अब ठोस हो गया, अवस्था उसकी चेंज हो गई, है ना। और रंग भी चेंज हो सकता है, रंग परिवर्तन हो सकता है। वैसे अभी इस वाले केस में तो जो कलर था उसमें परिवर्तन नहीं आया, बट बहुत सारे ऐसे और केमिकल रिएक्शंस होंगे जहां उसका जो भी पदार्थ था उसका केमिकल रिएक्शन के बाद रंग में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है कि तापमान में, टेम्परेचर में भी परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक बताती हूँ एग्जांपल, शायद पता नहीं सबके साथ हुआ ना हुआ, मैंने अपने जैसे हम छोटे थे तो देखते थे, जैसे अभी हमारा क्या होता था गांव में, जो वो वाइट कलर की इसको बोलते थे, कलई बोलते थे, तो वो उसको क्या करते थे, ऐसे वो होती थी एक पाउडर जैसी होती थी, वो उसमें डालते थे पानी, फिर उसके बाद वो इतनी गर्म हो जाती है, जैसे बॉयल एकदम हो जाता उसमें पानी डाल के ना, और ऐसे बुलबुले उठते थे पूरा ना, तो वो होता था कि मतलब एकदम टेम्परेचर इतना गर्म होता कि कोई जल जाए। तो ऐसे टेम्परेचर में भी परिवर्तन जो है वो आ जाता है, ठीक है। और अवस्था में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है जब कोई रासायनिक प्रक्रिया होगी उसके बाद, ठीक है। यहाँ से आप पहचान सकते हो कि हाँ कोई रासायनिक क्रिया जो है वो हुई है, ठीक है। ये तो मेन हो गई चेंजेस, ठीक है, कि ये आपने जो है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। और एक चीज़ और भी हो सकती है, जैसे गैस भी निकल सकती है हर अवस्था में। जरूरी नहीं है कि जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ हर बारी गैस निकलेगी ही, बट कई कई केसेस में होता है कि जहाँ गैस निकलती है, ठीक है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि गैस भी निकल सकते हैं। तो ये है कि अगर आपको पहचानना है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तो ये चीज़ों से कि हो सकता है उसकी स्टेट में चेंज हो जाए, उसके कलर में चेंज हो जाए, सारी चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, पर जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें गैस निकले, ठीक है, तापमान में भी चेंज हो सकता है। तो ये आपने बातें याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे, ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना हो किसी ने तो ये ले लेना, सो दैट कि बाद में ये वाले पॉइंट्स जो है वो इजीली याद रह जाए। और ऐसा मत सोचना कि आपकी बुक में मैं कुछ छोड़ दूंगी, मैंने सारी चीज़ें इस तरह से पॉइंट्स में कवर की हुई हैं और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होएगा, उस चीज़ की आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कैसे हम पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। और अब मैं आपको समझाऊंगी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। सिंपल सा एक मीनिंग है, आपको रट्टा नहीं मारना, जस्ट याद रखना है कि कोई भी किसी पदार्थ के साथ में केमिकल रिएक्शन के बाद उसकी रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उसे केमिकल अभिक्रियाएं कहते हैं। सिंपल सा बात है रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। सिंपल सा है कि जब, मैं लिखवा देती हूँ फिर भी, पदार्थ में जब पदार्थ में रासायनिक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो, जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो तो उसे जो है वो रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है, तब उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं।
ठीक है। तब मतलब सिंपल सी बात, अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन नॉर्मली अगर आपका आ जाए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कि जब पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। बहुत सिंपल सा एक ये मीनिंग है समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे, ये तो हमने समझ लिया रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, डेली लाइफ का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, और कैसे पता करोगे कि रासायनिक क्रिया हुई है मैंने आपको बताया, तापमान में चेंज होता है, गैस निकलती है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे कि अभी आपको इस चैप्टर में एक चीज और देखने को मिलेगी जो मैंने लिखवाया है ना, समीकरण, इक्वेशन बोलते हैं इसे, इक्वेशन। ये इस चैप्टर में बहुत ही जरूरी है समझना, इक्वेशंस, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि इक्वेशंस क्या होती हैं या समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। समीकरण या इक्वेशंस, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, जिनके लिए ही स्पेशली ये हो रहा है, वो ना जो मेन जैसे ये टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको अगर उनको इंग्लिश में भी याद करें ना तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आगे चल के। जैसे होता है कि मतलब वोकैबुलरी तो चलो हो ही की ही, बाकी आप इंग्लिश में भी याद करें तो अच्छा ही है। आजकल तो वैसे भी इंग्लिश का बहुत ही प्रचलन हो चुका है, तो आप जो मेन ऐसे हेडिंग्स होते हैं, टिपिकल वर्ड्स जो होते हैं ना, उनको आप जो है वो इंग्लिश में भी साथ में याद रखें, तो आपको आगे इतना, जैसे मैंने हिंदी मीडियम ही लिया हुआ था, मेरे को बड़ी डिफिकल्टी हुई आगे, तो इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। तो अभी मैं समझाऊंगी आपको समीकरण क्या होते हैं। समीकरण सिंपल सी बात होती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को मतलब एक सरलीकृत सरलतम रूप में लिखना समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे देखो जो रासायनिक क्रियाएं होती है ना, उनको लिखा जाता है पूरा इस तरह से, एक लिखने का फॉर्मूला होता है जो मैं आपको इसके बाद बताने वाली हूँ। तो जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको एक सिंपल से रूप में लिखना समीकरण कहलाता है, ठीक है। मैं आपको लिखवा देती हूँ फिर भी। रासायनिक अभिक्रियाओं को सरलतम रूप में लिखना, ठीक है। सरलतम रूप में लिखना जो है वो क्या कहलाता है, समीकरण या इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सी एक बात है कि समीकरण हम किसे कहते हैं, मतलब जो भी रासायनिक क्रियाएं हुई होती हैं उनको एक उनका लिखने का एक फॉर्मूला होता है, तो वो ये कि रासायनिक क्रियाओं को एक सिंपल से रूप में लिखना ही समीकरण कहलाता है, ठीक है। ये एक हो गई सिंपल सा इसका एक मीनिंग, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जो समीकरण है लिखे जाते हैं, ठीक है, और किस तरह से फिर उनको संतुलित बनाया जाता है, वो हम बात करेंगे। तो अभी मैं बताती हूँ आपको, ये आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो किसी ने तो ये ले लेना, ठीक है। मैं इसे साफ कर देती हूँ और हम लोग बात करेंगे कि समीकरण जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। समीकरण कैसे लिखे जाते हैं, सिंपल सी बात है। देखो समीकरण लिखने से पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी, पहले मैं लिखवा देती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैंने मैग्नीशियम रिबन होता है, अगर उसको जलाया है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जो है मैं ऐसे लिख देती हूँ, मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं जलाऊंगी, है ना, तो अगर जलाना है मैंने तो ऑक्सीजन के माध्यम से ही जलेगा ना, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो है, तो उसके बाद यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन भी उसके साथ में जो है वो एक अभिक्रिया जो है आके करेगी, रिएक्शन करेगी, तभी जाके वो जलेगा, ठीक है। ऐसे होता है कि मैग्नीशियम रिबन को मैंने जलाया तो ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगी, ऑक्सीजन की एक केमिकल रिएक्शन करेगी, ठीक है। इन दोनों के केमिकल रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा फिर, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, वो मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलकर, ठीक है। ये होता है ऐसे जो केमिकल अभिक्रियाएं होती है, रिएक्शन, उनको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगी, लिखते हो आपको क्या क्या बातों का याद रखना है। जैसे अगर मैंने मैग्नीशियम एक रिबन था, उसको जलाया तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो थी, तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया की और वो जल गया, ठीक है। तो दोनों के जलने के बाद ऑक्सीजन और इन दोनों, जैसे मैग्नीशियम रिबन को मैंने ऑक्सीजन के साथ में मतलब अभिक्रिया करवाई, जलने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इतना
इतने बड़े शब्दों में लिखने की जगह समीकरण को जो है उनके जो भी ये शब्द होते हैं उनके जो है जो रासायनिक सूत्र होते हैं उनमें लिखा जाता है शॉर्ट में। इतना नहीं कितना डिटेल में पूरा ऐसे जैसे मैंने लिखा भी है, मैग्नीशियम री1 प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया इसमें रिजल्ट है। इसकी जगह क्या होता है कि इनके रासायनिक सूत्रों के रूप में इनको लिखा जाता है। कोई भी रासायनिक क्रिया होती है उसको इतने डिटेल में नहीं, मैं समझाती हूँ। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, अभी मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या है, हम उसको Mg लिख देते हैं, ये इसका रासायनिक सूत्र है। और ऑक्सीजन का क्या है, O2 हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया। ये और दोनों का क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये लो, हो गया। ये रासायनिक सूत्र में लिखना होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र Mg है, ठीक है, और ऑक्सीजन का O2 है, इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये रासायनिक सूत्रों में लिखा जाता है। और ये जो इधर होते हैं, ये जो दोनों होते हैं, देखो इन दोनों में एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके बाद ये एक चीज़ बनी। तो ये जो चीज़ बनती है इसे कहते हैं उत्पाद, और इंग्लिश में इसे प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ बनती है दो चीज़ों में एक मतलब रिएक्शन होने के बाद उसे उत्पाद कहते हैं। और ये जो दोनों चीज़ों में जिन दो चीज़ों में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसे कहते हैं अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। ये बात आपने जरूर याद रखनी है कि जिन दो पदार्थों में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जो साइड होते हैं ये होते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, और जो उत्पाद बनता है वो होता है अपना राइट हैंड साइड, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि मेरे देखो लेफ्ट पे है, ये राइट हैंड साइड है। जो उत्पाद बनता है वो राइट हैंड साइड लिखा जाता है, जो भी इन दोनों तत्वों में एक रिएक्शन के बाद बना वो राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। और जिन दो तत्वों में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उनको लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और इन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इनको कहते हैं रिएक्टेंड। रिएक्शन हो रही है ना, इसमें रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। इनको ये आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। अब हम ये वाला आपने समझना है कि समीकरण जो होते हैं उनको जो है वो इतने बड़े शब्दों में जो मैंने पहले लिखवाया है उसकी जगह उनके रासायनिक सूत्रों में, जैसे ये रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्रों में लिखा जाता है। जिन दो चीज़ों में अभिक्रिया हो रही होती है यानी रिएक्शन हो रहा होता है उन्हें लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है, और इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो एक उत्पाद बनता है उसे राइट साइड पर लिखा जाता है और उसे उत्पाद कहते हैं और इन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अब देखो अभी ये है कि समीकरण लिख तो दिया, अब समीकरण को जो है वो बैलेंस भी करना है, संतुलित भी करना है, ठीक है। अब संतुलित कैसे करेंगे हम वो मैं बताती हूँ। अभी देखो अभी ये जो होता है ना, ये जो ऐसे नीचे लगा होता है, इसे पहली बार तो आप याद रखना, इसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु ही हमें दोनों तरफ ये जो तत्व हैं, जैसे ये मैग्नीशियम है, इनको दोनों तरफ जो है इनके परमाणु जो है इनकी मात्राओं परमाणुओं की संख्या जो है वो बराबर करनी होती है हमने, ठीक है। दोनों तरफ बराबर जो है वो करनी है, तब जाके ये एक संतुलित समीकरण बनेगा, ठीक है। संतुलित समीकरण वो होता है जिसमें दोनों तरफ जो भी एक तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या बराबर हो, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मैं आपको सिखाती हूँ कैसे। अभी आप ये देखो, इसको देख रहे हो आप, जैसे ये है, अगर Mg है, मैग्नीशियम है, इसके यहाँ कितने परमाणु हैं? वैसे अगर कोई भी नहीं लिखा होता ना तो एक परमाणु तो साथ में होता ही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये लेफ्ट पे था, है ना, ये लेफ्ट पे और एक जो है लेफ्ट पे और एक राइट पे। तो लेफ्ट यहाँ मैं ऐसे मैग्नीशियम लिख लेती हूँ और एक ऑक्सीजन, दो ही तत्व है ना हमारे पास, है ना। तो मैग्नीशियम के लेफ्ट पे देखो कितने परमाणु हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, मैं लगाओ तो इसका एक परमाणु है, ठीक है। दूसरी तरफ कितने परमाणु है, कुछ भी नहीं लगा दिख रहा है, देखो मैग्नीशियम के साथ में, तो यहाँ भी एक एक परमाणु, यानी ये मैग्नीशियम दोनों तरफ जो है बैलेंस में है, क्योंकि दोनों तरफ इसके एक एक परमाणु है, यहाँ भी एक परमाणु है, यहाँ भी एक परमाणु है। बट हम ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ्ट साइड पर देखो दो परमाणु है ना, और राइट साइड पे कितने हैं, वहां पर एक ही परमाणु है। तो अब ये ऑक्सीजन बैलेंस में नहीं है, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस में करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है लेफ्ट हैंड में, है ना, राइट हैंड में हम यहाँ 2 लगा दें। कभी ऐसे मत सोचना बैलेंस करने के लिए कि आपने इधर लगा दिया 2 नीचे, क्योंकि यहाँ लगा था वहाँ, लो जी हो गया हमारा समीकरण बैलेंस। ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, ये जो 2 है वो यहाँ लगाना है। ये हर सिचुएशन में किसी के भी यहाँ नीचे मत लगा देना,
क्योंकि हर पदार्थ का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम परमाणु इस तरह से ज़्यादा और कम कर सकते हैं, द्रव्यमान नहीं चेंज कर सकते हम, ठीक है। तो इस 2 को हम यहाँ नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हम आगे लगाएंगे। तो अब देखो क्या हुआ, अब ऑक्सीजन के यहाँ पर देखो 2 जो हमारे परमाणु थे, अब इसको लगाएंगे, ये भी 2 परमाणु हो गए। लेकिन मैग्नीशियम के परमाणु अब बढ़ गए, क्योंकि देखो यहाँ ये 2 इसके साथ भी होता है और इसके साथ भी होता है, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए, तो मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हो गए। तो राइट हैंड में क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन के तो 2-2 हो गए, ऑक्सीजन हो गई बैलेंस, लेकिन मैग्नीशियम का गलत हो गया। अब मैग्नीशियम के राइट हैंड में 2 हो गए, अब मैग्नीशियम को हमने लेफ्ट हैंड में भी 2 बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे। अब पूरी जो इक्वेशन थी वो बैलेंस हो गई है। देखो यहाँ देखो लेफ्ट में मैग्नीशियम के 2 हैं, राइट में भी मैग्नीशियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के लेफ्ट में 2 हैं और इधर भी देखो राइट में भी 2 हैं, ये हो गई बैलेंस। इस तरह से इसको बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करना समीकरण को जब हम ऐसे बैलेंस कर देते हैं, परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाती है परमाणुओं की संख्या, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये संतुलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को लगता है कि उसे नहीं अभी भी संतुलन करना आया, तो मैं इसका एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगी, आप उसमें देख लेना कि मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स में डिस्कस कर लूँगी, ठीक है, उसमें कि किस तरह से समीकरण को जो है वो बैलेंस करना है, ठीक है। और अगर आप हैं टाइप्स, जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इस वाले जो चैप्टर है इसमें हम लोग कुछ 5 से 6 प्रकार करेंगे, ठीक है। जैसे संयोजन है, वियोजन, रासायनिक अभिक्रिया एंड विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, फिर आता है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, और उसके बाद होता है उपचय और अपचय, ठीक है। तो अभी हम लोग इन मेन जो हमारे प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया के, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होती है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन से ही वैसे पता लग जा रहा है कि संयोजन का मतलब होता है मिलना, कॉम्बाइन होना, ठीक है। से इसी तो इसलिए कॉम्बिनेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। कॉम्बाइन मतलब संयोजन होना, मिलना किसी 2 चीज़ों का। तो इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक मैंने आपको बताए थे लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, जिनमें एक्चुअली में रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है जिन पदार्थों के बीच में, उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, तो जिसमें एक उत्पाद बनता है, 2 अभिकारकों के बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बाद एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट बनता है, तब उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है, अगर मैं उसको जलाऊंगी, वायुमंडल में ऑक्सीजन होगी, तो वो उसके साथ में जो है रिएक्ट करेगा, तो इन दोनों के बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो वैसे ही देखो 2 से भी अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन इस वाली अभिक्रिया में जो है सिर्फ 2 अभिकारक हैं। तो जो कि मैंने लिखा है 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बाद एक उत्पाद बनता है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इसमें क्या होगा, जो कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के बीच में, यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बाद एक उत्पाद बनता है, तब उस रासायनिक अभिक्रिया को जो है वो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे।
वियोजन, वियोजन जो है रासायनिक अभिक्रिया है वो संयोजन के हम कह सकते हैं थोड़ी सी उलट है, ठीक है, मतलब उसका उल्टा हम कह सकते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये वियोजन जो है, ठीक है। और इससे पहले, वियोजन से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। एक होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या होती है? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है वो ऊष्मा निकलती है, ठीक है। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हीट, ठीक है, या गर्मी निकलती है, तब उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा या हीट निकलती है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी क्या होती है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो है वो ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हमारा होता था कि हमारे गांव में ऐसा होता था कि कलई नाम की एक चीज़ होती थी, मतलब ऐसे दीवारों पे पेंट करना होता था, ठीक है। एक पाउडर जैसा होता था, चूना, ठीक है, तो वाइट कलर का होता था। फिर उसमें जब पानी मिलाते थे ना, तो इतना मतलब इतनी हीट, इतनी गर्मी निकलती थी, बुलबुले जैसे एकदम पूरा, और एकदम वाटर वेपर बहुत ही गर्म हो जाता था, मतलब वो जैसे भाप निकलती थी, बहुत ही गर्मी। तो वो एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया थी, क्योंकि वो जो एक चूना जैसा था, है ना, वो कलई जो थी, उसमें हमने वाटर डाला, तो उसके साथ जब एक केमिकल रिएक्शन हुआ वाटर डालने से, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही थी, तब उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और एक जो हमारी सांस लेने की प्रोसेस होती है, श्वसन, रेस्पिरेशन, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो गर्मी ही निकलती है। इस हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, श्वसन में भी गर्मी निकलती है, तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे अभी हम सांस लेते हैं ना, तो अगर आप सर्दियों में तो देख भी सकते हो, अपने मुंह से अगर भाप निकालते तो आपको दिखती है, क्योंकि वो गर्म चीज़ है, एनवायरनमेंट ठंडे में बाहर आ रही है, तो हमें वाटर वेपर्स दिख जाते हैं। तो इसलिए सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया ही होती है। और हमारे पेट में जो पाचन की एक अभिक्रिया चलती है ना, वो भी ऊष्माक्षेपी ही होती है, तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो पैदा होती है, ठीक है। तब ये सारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के हैं, ठीक है। जैसे अभी हम अगर हम जो वेस्ट हमारा सब्जियों का छिलका वगैरह होता है ना, तो जो हम उनको मिट्टी वगैरह में दबा देते हैं, तब उनका जो विघटन होता है वो भी एक ऊष्माक्षेपी ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, उसमें भी गर्मी निकलती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये सारी जो अभिक्रियाएं ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम लोग अगली जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, मेन सेकंड वाली, वियोजन, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वियोजन मैंने बताया था आपको थोड़ा संयोजन के जो है उलट है। वियोजन इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है, इसे डीकम्पोजिशन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं इंग्लिश में। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये उसके उलट है। इसमें होता है कि एक अभिकारक टूटकर कई उत्पाद बनाता है, कई प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, कई उत्पाद बनाता है, तब उस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये फेरस सल्फाइड के बीच में करवाऊंगी, ठीक है, ये एक अभिकारक है, ठीक है। अब ये टूट के जो है वो कई अभिकारक जो है वो बना देगा, ठीक है। ये देखिए, ये एक ही अभिकारक था, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस वाले साइड जो है मैं अभिकारक कहते हैं ना, तो एक अभिकारक ने क्या हुआ, टूटकर कई उत्पाद बना दिए। देखो 3 उत्पाद बनाए हैं यहाँ पर, तब इस प्रक्रिया को जो है वो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है, जिसमें एक अभिकारक टूटकर कई उत्पाद बना रहा है। बहुत ही एक सिंपल सा है, ये भी समझने में कोई वो नहीं है। इसके आप देख सकते हैं आपकी बुक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ये तो मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए, ठीक है। तो अब है हमारा तीसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है, वो है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में से डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो
ये तो शब्द से ही पता लग जा रहा है। विस्थापन मतलब किसी को उसकी जगह से जो है दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील जो पदार्थ होता है, मतलब जो ज़्यादा रिएक्ट करता है, कोई एक ऐसा तत्व होता है अधिक क्रियाशील पदार्थ, कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह से उसे हटा देता है। ठीक है, तो जैसे मतलब जो ज़्यादा ही एकदम रिएक्ट कर जाता है वो उसको उसकी जगह से जो है वो विस्थापित कर देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम्पल जैसे जिंक और ये है कॉपर सल्फाइड के बीच में मान लो एक केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ कि जिंक सल्फाइड बन गया और कॉपर जो था वो अलग चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिंक जो था वो ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ था, जल्दी से रिएक्ट करता है। तो इसने क्या किया, कॉपर क्योंकि कम क्रियाशील पदार्थ था इसलिए जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। ठीक है, खुद जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। कहने का मतलब वही है, ज़्यादा जो रिएक्ट करने वाला पदार्थ होता है, ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ होता है, वो कम क्रियाशील पदार्थ को उसकी जगह से हटा देता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ जिंक ने जो है वो कम क्रियाशील पदार्थ कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो तीसरी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम लोग बात करेंगे द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें दो विस्थापन होते हैं, सिंपल सी बात है, 2 बार विस्थापन इसमें होता है रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, द्विविस्थापन ठीक है, द्विविस्थापन इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब वही है, इसमें जैसे पहले वाले में एक ही विस्थापन हो रहा था, इसमें 2 विस्थापन होंगे। बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है, इसमें बस आपने इतना याद रखना है कि इसमें 2 विस्थापन होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये बेरियम क्लोराइड है, इनके बीच में विस्थापन होगा तो अभी ये क्या होंगे, 2 विस्थापन हो जाएंगे। ये देखो, अभी देखो जो हमारा ये जो था, ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये हो गया सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इन दोनों के बीच एक रिएक्शन हुआ तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, 2 बार देखो, इस वाले ने जो है वो यहाँ इसकी जगह ले ली और इसने इसकी जगह ले ली, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। तो इसमें डबल विस्थापन होता है बस। ठीक है, 2 बार विस्थापन होता है। तो अब हम लोग करेंगे अगला जो हमारा है उपचय और अपचय। ठीक है, उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसमें सिंपल सी बात याद रखनी है आपने, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, और उसमें O2 की जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ रही है, तब उस रासायनिक क्रिया को हम उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है उसे उपचयन कहते हैं, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जिस रासायनिक अभिक्रिया में, उसे अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही होगी उसे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही होगी उसे अपचयन कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, हमारे 2 चीज़ें और इसमें मेन जो है समझने को रह गई हैं। एक होता है इसमें संसारण, संसारण का मतलब होता है, जैसे लोहे पे आपने देखा होगा ना जंग लगता है, जंग लग जाता है लोहे को, तब इसे ही संसारण की एक प्रक्रिया कहते हैं। और संसारण के लिए आर्द्रता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब नमी
आर्द्रता और अम्ल, इन दोनों की वजह से जो है वो लोहे को जंग लग जाता है। जैसे चांदी पे देखा होगा काली काली सी परत जम जाती है ना, लोहे पे लाल कलर जैसा एक जंग लग जाता है, तब इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर लोहा बहुत ख़राब होता है इससे, तभी तो बहुत सारे पुल वगैरह टूट जाते हैं, क्योंकि लोहा उसमें जो है वो जंग लग के गल जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब एक और है विकृत गंधिका। विकृत गंधिका में क्या होता है कि आपने गर्मियों में देखा होगा, इस इंग्लिश में रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिका में जैसे गर्मियों में होता है कि आप सब्जी अगर फ्रिज में ना रखो, अपनी कोई सब्जी बनाई है आपने तो बाहर छोड़ दो, तो उसमें क्या होता है कि खराब होती है, गंदी सी स्मेल आने लग जाती है ना, उसे ही विकृत गंधिका कहते हैं। और विकृत गंधिका ये सब्जी हमारी क्यों खराब होती है, क्योंकि उसमें जो उपचयन की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो होती है, यानी O2 की मात्रा उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है और जो सब्जी है उसमें उसकी एकदम स्मेल चेंज हो जाती है, बहुत गंदी सी स्मेल उसमें आने लग जाती है। ठीक है, तब उसे विकृत गंधिका कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा चिप्स वगैरह होते हैं ना, तो चिप्स वगैरह में वो लोग क्या करते हैं, जो उपचयन की एक रासायनिक अभिक्रिया है उसको धीमा करने के लिए उसमें वो नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो चिप्स हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कम क्रियाशील गैस है, ऑक्सीजन को ज़्यादा ही जल्दी रिएक्ट करती है, जिससे उपचयन की रासायनिक प्रक्रिया बहुत तेज़ होती है और कोई भी चीज़ जल्दी से ख़राब होती है। ठीक है, बट नाइट्रोजन कम क्रियाशील है, तो चिप्स जो है वो लंबे समय तक जो है वो ठीक रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, इसलिए उसमें जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका पहला चैप्टर फिनिश हो गया साइंस का। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जब तक आप इसे देखिए, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।